where the date of an agreement fixing the value of consideration for the transfer of asset and the date of registration of transfer of asset are not same. ऐसा होता है कि पहले आप टोकन अमाउंट देते हो और उसी दिन आपका प्राइस फिक्स हो जाता है ना। तो अगर घर बेचना है जिसका वैल्यू 3 करोड़ है तो पहले आपको 10 लाख रुपए टोकन देना। मैं एक रैंडम अमाउंट ले रहा हूँ, है ना, ये कोई प्रोपोर्शनल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। ये टोकन अमाउंट दिया और बाकी का जो प्राइस है दैट इज 2.9 CR, दैट इज टू बी पेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 6 मंथ्स 12 मंथ्स, जो भी पार्टीज के बीच में अग्री होता है। तो वो आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट हुआ। अभी तो आपने खाली अग्रीमेंट टू सेल किया है, सेल एक्चुअली हुआ नहीं है। सेल कब होगा? व्हेन द होल ऑफ द कंसिडरेशन इज पेड एंड पोजीशन इज गिवन। आपको पूरा पैसा मिल चुका है और आपने पोजीशन दे दिया है तो उसको बोलेंगे सेल। अभी तो अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, मतलब अभी तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है फुल्ली। फुल्ली कब होगा? जब आप अपने घर का पोजीशन दे दोगे और आपको पैसा मिल जाएगा। तो जब ये फाइनली होगा ना, अभी ये बना अग्रीमेंट टू सेल, और जब ये कंफर्म हो जाएगा तो एक और डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोला जाता है कन्वेयंस डीड, या उसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सेल डीड, जिसमें एक्चुअल टाइटल पास होता है, टाइटल कन्वे होता है फ्रॉम सेलर टू बायर। ओके, तो आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग होगा एंड डेट ऑफ ट्रांसफर ऑलवेज अलग होगा। इधर इन लोगों ने बोला है कि इन केस ऐसा हुआ तो, बट मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 99% केस में ऐसा ही होता है कि डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग होता है, डेट ऑफ ट्रांसफर अलग होता है। ओके, तो आपको कौन से दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना चाहिए? इट शुड बी एज ऑन द डेट ऑफ द अग्रीमेंट, ओके, इंस्टेड ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जिस दिन एक्चुअल ट्रांसफर हुआ वो नहीं, जिस दिन आपने अग्रीमेंट किया था उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है कि इसके बीच में जो इनिशियल पेमेंट मिला और फाइनल पेमेंट मिलेगा उसके बीच में 2 साल का गैप है ना। आपने 2 साल में ये पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है। इट इज पॉसिबल दैट विद इन 2 years द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मे चेंज। ओके, इन दैट केस जिस दिन अग्रीमेंट हुआ था उस दिन का ही स्टैम्प वैल्यू लिया जाएगा। दूसरा, ये स्टैम्प वैल्यू लेने के लिए एक और कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, और वो कंडीशन ये है कि एटलीस्ट पार्ट ऑफ द अमाउंट अग्रीमेंट के साथ, मतलब इसके साथ, तो मैंने बोला आपको हमने एग्रीमेंट के साथ 10 लाख रुपए दे दिया है, मींस एटलीस्ट पार्ट ऑफ द अमाउंट इज पेड अलोंग विद द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के साथ पार्ट ऑफ द अमाउंट पे हो चुका है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, है ना, ECS लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, या तो बैंकिंग चैनल से पे होना चाहिए। okay? तीसरा पॉइंट, द असेसिंग ऑफिसर मे रेफर द वैल्यूएशन टू अ वैल्यूएशन ऑफिसर, है ना। आपका प्रॉपर्टी सेल हुआ, आपने अपने अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन दिखाया, है ना, और आपको इनकम जनरेट हुई, है ना। आपने एसेट बेचा तो मतलब आपको इनकम जनरेट हुआ, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एनीथिंग यू हैव टू मेंशन इन द इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, आपने इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन किया कि मैंने इस दिन को ये प्रॉपर्टी बेचा था इतनी वैल्यू में, तो बेचा था इतने में, खरीदा था इतने में, इसके बीच का डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट है, उसके अकॉर्डिंग में टैक्स पे कर रहा हूं। बेसिक चीजें। ओके, अब आपका डेटा जाता है असेसिंग ऑफिसर के पास। मैं इसका भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। हर एक वार्ड के हिसाब से, वार्ड मतलब जो हमारा कॉर्पोरेशन का वार्ड होता है वैसा नहीं, इनकम टैक्स वालों ने अलग ही वार्ड बनाए हैं। ओके, तो आपका जो एरिया है, जो जिस एरिया से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो,
the area from where you are filing your income tax return or the registered with the income tax authority. ओके, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग आपका असेसिंग ऑफिसर, मतलब आपको कौन से ऑफिसर के पास जाके मिलना है, विच ऑफिसर यू आर सपोज टू कॉन्टेक्ट विथ, ये आपका इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है वहां से आपको पता चलता है कि मेरा जो वार्ड है उसके अकॉर्डिंग मुझे इस पर्टिकुलर ऑफिसर को मिलने जाना है। मतलब अगर मुझे कुछ भी डाउट है तो मुझे इसको कांटेक्ट करना है। उसको बोला जाता है असेसिंग ऑफिसर, द वन हु विल चेक योर रिटर्न ऑफ इनकम एंड डिसाइड वेदर एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। आपका इनकम टैक्स रिटर्न चेक करेगा और वो डिसाइड करेगा कि आपने सब कुछ अकॉर्डिंग टू एक्ट किया है कि नहीं किया। अब बढ़ते हैं आगे। असेसिंग ऑफिसर के पास आपका डेटा गया, ओके, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, आपका डेटा असेसिंग ऑफिसर के पास गया, उसने देखा कि आपने कैपिटल असेट बेचा है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और उसको ऐसा लगता है कि जैसा आपने असेट का डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आपने गलत बताया, तो वो ये मैटर वैल्यूएशन ऑफिसर को रिफर कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट है ना, ये अभी एबोलिश हो चुका है बट फिर भी वैल्यूएशन ऑफिसर तो रहेंगे। तो उनको किसने अप्रोच किया? असेसिंग ऑफिसर ने, कि भाई आप इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करो और हमें बताओ कि ये वैल्यू सही लिखा गया है या कम लिखा गया है। ओके, अब ये दोनों मिलके डिसाइड कर लेंगे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जिसका प्रॉपर्टी का आप असेसमेंट कर रहे हो उसको बोला जाता है असेसी, है ना। जिसने रिटर्न फाइल किया उसको तो ना, तुम्हारा क्या कहना है उसकी बात सुनते हैं। Where assessee claims before any AO, assessee ने असेसिंग ऑफिसर को कहा कि मैंने जो वैल्यू अडॉप्ट किया है, the value adopted or assessed or assessable by the authority for payment of stamp duty exceeds the fair market value of the property, and the value so adopted or assessed or assessable by the authority has not been disputed in any appeal or revision, or no reference has been made. देखो कौन से केस में असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को मैटर रिफर कर सकते, ओके, जहां पे असेसिंग ऑफिसर के सामने ये कहता है कि आप जो वैल्यू बता रहे हैं, असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि मेरे हिसाब से ये वैल्यू आता है, तो असेसी ने काउंटर किया कि नहीं, आप जो वैल्यू बता रहे हो वो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है। मतलब मैंने जो वैल्यू दिखा है वो प्रॉपर है, आप जो दिखा रहे हो वो उसकी मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा दिखा रहे हो, स्टैंप ड्यूटी तो छोड़ो, मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा दिखा रहे हो। ओके, और दूसरा केस कौन सा है कि जो वैल्यू अडॉप्टेड है या असेस्ड है या असेसेबल है, असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा बोला, आपने दिखाया था से फॉर एग्जांपल 1 करोड़, असेसिंग ऑफिसर ने बोला 1.2 CR, तो आपने काउंटर किया कि ये वैल्यू गलत है, ओके, और असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि नहीं, मैंने जो वैल्यू बताया है वो बराबर है, वो कहीं पे भी डिस्प्यूटेड नहीं है, आपके एरिया में इतना प्रॉपर्टी का वैल्यू तो चलता ही है, तो वो असेसी को क्या कहेगा, ठीक है आप हम एक काम करते हैं, मैं इसका असेसमेंट नहीं करता हूं, ये असेसमेंट मैं दे देता हूं वैल्यूएशन ऑफिसर, आपको लगता है कि आपका वैल्यू आपने जो शो किया है वो प्रॉपर है, मैं ज्यादा दिखा रहा हूं, तो एक काम करते हैं, ये केस हम वैल्यूएशन ऑफिसर को दे देते हैं। अब नाउ द बॉल इज इन द वैल्यूएशन ऑफिसर्स कोर्ट, वो डिसाइड करेगा, चलो व्हाट ही और शी डिसाइड्स,
where the value ascertained by the valuation officer exceeds the value adopted by the stamp valuation authority. The value adopted or assessed or assessable shall be taken as the full value of consideration. इसका मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर ने असर्टेन किया, ओके, और वो वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है. वैल्यूएशन ऑफिसर ने एक वैल्यू बताया और वो वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है. ओके, द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल, मतलब किसने अडॉप्ट, ये किसने किया होगा, स्टैंप ड्यूटी वालों ने, तो इसको हम मान लेंगे. ओके, वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला कि 1.3 CR लगेगा, वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वालों ने बोला कि 1.1 CR लगेगा. ओके, वैल्यूएशन ऑफिसर ने ये बोला, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ने ये बोला, देन हम इसको मानेंगे, हम हायर वैल्यू पे नहीं जाएंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है एटलीस्ट स्टैंप ड्यूटी तो दिखाना पड़ेगा, यू विल हैव टू एटलीस्ट शो द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. इससे नीचे कभी नहीं जा सकता है, नेवर एवर. इसका आपको काफी सारे है ना, देखो इधर असेसेबल का मीनिंग क्या हुआ है, मीन्स द स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी वुड हैव ascertained. Date of transfer 1/5/2019, एक्चुअल कंसिडरेशन 100 lakhs है. ओके, और पे कितना हो चुका है, 10 lakhs. बोला था ना कुछ अमाउंट एटलीस्ट पे हो जाना चाहिए अग्रीमेंट के साथ. स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 120 लाख है. वैल्यूएशन ऑफिसर ने, सॉरी, रजिस्ट्रेशन के दिन कितना था, 210. हम कौन सा लेंगे, जिस दिन अग्रीमेंट हुआ था वो दिन वाला. क्यों अग्रीमेंट हुआ था वो दिन वाला, क्योंकि हमने कुछ अमाउंट ऐसे टोकन अमाउंट पे कर दिया है, तो हम रजिस्ट्रेशन वाला नहीं लेंगे, हम अग्रीमेंट वाला लेंगे. वो मैंने आपको ऊपर सिखा दिया. ओके, देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वुड बी 120 इंस्टेड ऑफ 210. चलो, यहाँ पे बाय अकाउंट पे ही चेक है, यहाँ पे बाय कैश है. प्रॉब्लम हो गया, कैश से पेमेंट किया तो नहीं चलेगा. तो फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन का जो वैल्यू होगा वो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानना पड़ेगा. गलती क्या है यहाँ पे, आपने अग्रीमेंट के साथ 10 लाख रुपए पे तो किए हैं, पर वो कैश से पेमेंट की है. रूल क्या है, इट शुड बी पेड बाय वे ऑफ चेक और बैंकिंग चैनल से पे होना चाहिए. ओके, और एनीवे इसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखो कितना है, इधर 120 था, उसी कॉलम में देखो 104. तो जिस दिन स्टैंप वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, सिंस पार्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय कैश एंड सच स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स, सच मतलब 210 इज ऑब्वियसली मोर देन 105% ऑफ 100. 100 का 105% कितना होगा, मैंने बोला था 5% तक का डिफरेंस होगा तो प्रॉब्लम नहीं है. ये तो ऑब्वियस है, डबल है ना, मोर देन डबल. नेक्स्ट, इतने में अग्री किया, 10 लाख रुपए बाय अकाउंट पे चेक पे कर दिया. ओके, जिस दिन अग्रीमेंट हुआ उस दिन वैल्यू कितना था, 104. जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन कितना है, 210. और ये लास्ट कॉलम क्या था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100. अभी इसमें जिस दिन अग्रीमेंट हुआ उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 104 था,
आपने सोचा है 100 में बेचने का, ओके, तो मैंने आपको बोला था कि अगर इसका शॉर्टकट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसका करो तो 104 डिवाइड बाय 105% कितना अमाउंट आ रहा है, जल्दी। 99 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है, 99.4048 99.4। चलो, इससे ज्यादा वैल्यू होगा ना तो वो वाला वैल्यू, पर इससे कम होगा तो 104। क्या बोलेंगे, 99.4 से हमारा वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा है तो वही ले लेंगे, तो ऑब्वियस है ना, 99.4 से कम नहीं होना चाहिए। हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 100, देन 100 शेल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। भले आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 104 था, पर इसमें और इसमें 5% से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना। 100 का 5% कितना होगा, 105। तो ये अगर 106 होता ना तो मैं 106 लेता, बट ये 105 या उससे कम है तो मैं ये वाला वैल्यू एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लूंगा। आपको हमेशा ऐसा करने का, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है उसको 105 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आए उससे ज्यादा में आपने बेचा है तो वही, उससे कम में बेचा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सपोज मैंने अभी घर 99 लाख में बेच दिया होता तो मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इधर कितना हो जाता, सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाता 104, क्योंकि मेरा गैप 5% से ज्यादा हो गया। 99 का 105% करो, 99 into 100, 105%, जल्दी। 103.95 103 पॉइंट, ओके, और हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 104, तो 5% से ज्यादा गैप हो गया ना। 104 is more than 5% away from 99। ये सेम केस है, आगे हमको 10 लाख रुपए कैश में मिला था, इधर फुल अमाउंट मिल गया है बट कैश में मिला है, तो फिर डेट ऑफ अग्रीमेंट नहीं चलेगा, डेट ऑफ ट्रांसफर के जिन जो वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वही चलेगा। ओके, ये कुछ प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए उन लोगों ने बैंकिंग चैनल बनाया है ताकि रिकॉर्ड रहे कि किसने एक्चुअल में घर खरीदा है। अदरवाइज कभी, ज्यादातर इसमें टैक्स अवॉइडेंस मेजर में ये यूज होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने इसमें ऐसा प्रोविजन बना दिया है कि आपको जो भी टोकन अमाउंट पे करना है वो चेक से ही पे करोगे तो हम कंसिडर करेंगे। ओके, it says about compulsory maintenance of books of accounts depending upon the nature of business, turnover of business. The act has made it mandatory to make or to keep compulsory books of accounts। आपके बिजनेस के नेचर पे या बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है कि आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं या नहीं करने। तो सर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रॉफिट लॉस का पता कैसे चलेगा, उसका भी एक ऑप्शन आगे दिया हुआ है। और पहले हम लोग सोचेंगे उस केस के बारे में जहां पे एक्ट ने ये मैंडेटरी बनाया हुआ है कि आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये पहला पैराग्राफ प्रोफेशनल पर्संस के लिए है। प्रोफेशन में कौन कौन आता है, एवरी पर्सन हु कैरीज ऑन legal, that is a lawyer, medical, doctor, engineering or architectural profession, accountancy we can say CA, company secretary, cost accountant, or technical consultancy, interior decoration or any other profession which is notified by CBDT। कुछ लोगों के स्पेसिफिकली नाम लिखे हुए हैं, तो कुछ लोगों के बारे में जब जब भी CBDT नोटिफाई करेगा उन लोगों को कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट
जो असेसिंग ऑफिसर को उस बिजनेस का इनकम डिसाइड करने में हेल्प करेगा, वैसे डॉक्यूमेंट्स को आपको कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा, एंड दैट टू फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। मतलब एक साल बनाया दूसरे साल जला दिया ऐसा नहीं, you will have to maintain it for a certain number of years. अब इसमें नोटिफाइड पर्सन्स कौन से हैं? okay? तो फिल्म आर्टिस्ट, इट कैन बी एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, स्टोरी राइटर, ये सारे लोग इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड आईटी प्रोफेशनल्स, इन लोगों का नाम सीबीडीटी ने नोटिफाई किया हुआ है। कुछ लोगों का नाम स्पेसिफिकली लिखा हुआ था ना, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, ये स्पेसिफिक है और ये सब लोग नोटिफाइड है। मतलब इनको भी कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट एज वेल एज अदर डॉक्यूमेंट्स, है ना, उसका भी लिस्ट है आगे। वो था 44AA सबसेक्शन 1, ये है सबसेक्शन 2। maintain the books of account and other document if income or turnover or sales or gross receipts, है ना, मेरा ट्यूशन क्लासेस है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा रिसीट्स है, मैं सेल्स नहीं बोल सकता। ओके, एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा जाता है तो आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, सो एन इंडिविजुअल or HUF carrying on any business or profession other than the profession specified in one above, जो ऊपर लिखे हुए थे उसके अलावा कोई, है ना, तो इसमें टीचिंग प्रोफेशन नहीं लिखा हुआ था। ओके, उसके बारे में एग्जांपल लेते हैं। मस्ट मेंटेन such books of account and other document as may enable the assessing officer to compute his total income, ये हेड लिखा हुआ है, हिज टोटल इनकम आएगा। इसके लिए सेक्शन एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और HUF। कब एप्लीकेबल होगा, ऊपर दिखाए हुए प्रोफेशंस के अलावा कोई प्रोफेशन करता हो तो, है ना। तो ऊपर जो सेक्शन 44 है सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ था वो तो कंपलसरी है, उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर आपको वहां तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि उसके अलावा कोई प्रोफेशन कर रहे हो आप और आपका अगर इनकम 2,50,000 से ऊपर, द इनकम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस, जैसे हम बोलेंगे प्रॉफिट, या तो आपका टर्नओवर 25 लाख से ऊपर जाता है इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ओके, तो भी आपको कम, जिस ईयर में टर्नओवर ऊपर जाएगा ऐसा नहीं। क्या बोला है, अगर आपका इनकम करंट ईयर का 2.5 लाख से ऊपर जाता है तो, और द टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी इन द बिजनेस और प्रोफेशन exceeds ₹25 lakh in any one of the 3 years immediately preceding the accounting year। पिछले 3 साल में से एक भी साल में अगर आपका 25 लाख से ऊपर टर्नओवर, 25 लाख नहीं बोला है, 25 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर चला गया तो आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, चलो, ये तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में बात थी। अगर कोई नया बिजनेस या प्रोफेशन होगा तो आपको बोलना है वर्ड पूरा एज इट इज, और इधर कौन सा वर्ड ऐड कर दिया है, लाइकली। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से ऊपर चला जाएगा या आपका टर्नओवर 25 लाख से ऊपर चला जाएगा तो आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंपलसरीली मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल और HUF, तो वी कैन से पार्टनरशिप फर्म्स। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेसिफाइड इन वन अबव। तो उसमें लीगल, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, उसके अलावा का कोई बिजनेस या प्रोफेशन है। ओके, एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में अगर आपका प्रॉफिट 1,20,000 से ऊपर गया तो, या प्रीवियस 3 इयर्स में टर्नओवर 10 लाख से ऊपर गया तो, एग्जिस्टिंग के केस में। न्यूली सेटअप है एंड उसमें कौन सा वर्ड ऐड हो जाएगा, लाइकली टू एक्सीड 1,20,000 और 10 लाख। 1,20,000 फॉर प्रॉफिट, 10 लाख फॉर टर्नओवर। अगर इससे ऊपर आपको लगता है कि आपका टर्नओवर या प्रॉफिट जाएगा तो आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। काफी सिंपल बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, है ना, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, वही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन आप पढ़ोगे तब क्लियर होगा आगे। 44 EE, BB और BBB। ओके,